2005 में एक छोटी बच्ची थी, चावल और, मैंने कल भी बताया, चावल और चीनी खा रही थी, उसको भी गोली मारी थी। 80 साल का बूढ़ा उसको भी गला रेंद के मौत के घाट उतारा था। जगन्नाथ कमलाड़ी कांड हुआ था। जगन्नाथ की फैमिली को पूरा हॉस्टेज करके घर में एंटर हुए, हॉस्टेज किया। पहले उसके बच्चे मारे, उसके सामने स्लॉटर किया उनको, फिर उसकी बीवी को, फिर उसको। ऐसी कई अनेक घटनाएं हैं जिनको जिंदा ही चीरा है। चीर के, अब जिसे हम देसी लैंग्वेज में कलेजा बोले, क्या हार्ट उसका निकाल के उसके मुंह में ठूसा है। यहाँ पे लोकल हमारा एक लड़का था, दिलेर सिंह, डोडा टाउन में, उसको किडनैप किया। किडनैप करने के बाद इतना टॉर्चर किया, उसकी आंखें तक निकाल दी थी। फिर उसको गर्म पानी डाला था, गर्म पानी सर में, पूरे बाल जो है। जब उग्रवाद पनप रहा था तो आप कश्मीर में देखें, घरों से लोग बाहर निकलते थे, हम क्या चाहते आज़ादी। डोडा में भी बोलते थे हम क्या चाहते आज़ादी। मस्जिदों से भी ऐलान होते थे हम क्या चाहते आज़ादी। वो ऐसा एक माहौल बना हुआ था कि हर फ्राइडे के दिन या जब भी मर्जी आती थी, जहाँ कहीं भी कोई घटना हो, कुछ और र्यूमर्स चलें तो चल पड़ते थे। कोई चेक नहीं था, कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं था। उसके पीछे जो है, जिनको पॉलिटिकल बैकअप पड़ा था। आप कोई और स्कीम्स हैं, मल्टीपल स्कीम्स हैं, तो वो लाभ लेने के बाद भी अगर आपकी विचारधारा वही है, तो मैं कहता हूँ कि ऐसी विचारधारा को के लोगों को जो है स्टरलाइजेशन करनी चाहिए। अगर ऐसे ही समझ में नहीं आ रही है तो उनको स्टरलाइज करो। जो उनकी पैदा होने वाली नस्ल है वो भी बंद हो जाए, फिर जाके ये विचारधारा खत्म होगी। आपके कहने का मतलब ये है कि विचारधारा जो है अभी भी जिंदा है। बिल्कुल, मैं यही लेके चला। आपने इंजीनियर रशीद को देखो जी, 12 किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, किसी ने नहीं, लेकिन वो विचारधारा फिर से जिंदा हुई है। जो इंजीनियर रशीद अनलॉफुल एक्टिविटी एक्ट में, टेरर फंडिंग में जेल की सलाखों के अंदर है, और किस स्लोगन पे वो बाहर निकला? जेल का बदला वोट से, जेल का बदला वोट से। और इंजीनियर रशीद एक सीएम जो रह चुका है, जिसका बाप दादा सीएम रहा है इस स्टेट का, उसको वाश करके जो है इंजीनियर रशीद को एमपी बना दिया। आतंकवाद, पाकिस्तान या फिर विचारधारा। आज का इंटरव्यू काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, और इसलिए खास होने वाला है कि जो एक आतंकवाद है, क्या सिर्फ ये पाकिस्तान से ऑपरेट होता है या फिर एक विचारधारा है। जो विचारधारा हिंदुस्तान के अंदर भी कुछ लोगों की मानसिकता दर्शाती है। क्या है, आप भी जो है अपनी राय ज़रूर बताएं। फिलहाल इस सब पर खास बातचीत के लिए हमारे साथ एडवोकेट और साथ में भारतीय जनता पार्टी के चीफ स्पोक पर्सन रमन प्रदीप जी मेरे साथ हैं। पारुल जी धन्यवाद और नमस्कार, और आपके इस माध्यम से सभी दर्शकों को मेरा राम राम। रमन जी, जिस तरह से काफ़ी एक बहुत बुरी घटना जो रियासी में घटी, जिस तरह से आतंकी हमला जो एक बस पर हुआ, जिसमें हमारे जो यात्रा करने जा रहे थे यात्रु, उन पर हमला किया गया। लगभग 6:10 पर जो है ये हमला हुआ। 9 तारीख जब शपथ भी जो है वो ली जा रही थी, और दूसरी तरफ इंडिया पाकिस्तान का मैच भी था। किसी ने नहीं सोचा था कि इस तरह का दहशत भरा एक न्यूज़ देखने को मिलेगी, एक दहशत भरी दरिंदगी जो है वो रियासी के अंदर इस तरह की कोई घटना घट सकती है। रमन जी, किस तरह से देखते हैं आप इसे? देखिए पारुल जी, जो रियासी की घटना रही जी, जहाँ पे 10 लोग जिनको मौत के घाट उतारा उग्रवादियों ने, ये पहली घटना नहीं है। ये सिलसिला 90 से जो है
कंटिन्यूसली चल रहा है। थोड़ी देर बीच में जो है इस पे लगाम हुई थी, लेकिन अब जो मोडस ऑपरेंडी टेररिस्ट का है, वो तंत्र जो उन्होंने जो एक एक वे ऑफ वर्किंग जो है, स्टाइल जो है उनका, वो बदल दिया है। वो अब हाइब्रिड टेररिस्ट, और जो उनके हैंडलर्स हैं, जैसे वो डायरेक्ट करते हैं वैसे वो जो भी किलिंग करते हैं वो एग्जीक्यूट करते हैं। और इनके हमेशा से टारगेट जो है हिंदू रहा है, हिंदू पिलग्रिम्स, चाहे श्रद्धालु कटरा के हों, उन पे भी अटैक हुआ है। अमरनाथ यात्रा के श्रद्धालु हों, उन पे भी अटैक हुआ है। रघुनाथ मंदिर, नॉर्दर्न इंडिया का सिटी ऑफ टेम्पल जिसे कहते हैं जम्मू, वहाँ पे भी काफ़ी अटैक हुए हैं। देखिए, बार बार एक ऐसी आइडियोलॉजी इस स्टेट में काम कर रही है, इस यूटी, पहले तो स्टेट थी अभी यूटी है, और उनका जो मेन मकसद, जो मेन उनका टारगेट, एक तो दहशत फिर से क्रिएट करें, फिर से जो एक सरकार केंद्र में है जिसने काफ़ी हद तक इस मिलिटेंसी की जो है कमर तोड़ दी थी। और अब ये नया जो खेल इन्होंने जिस जिस प्रकार अब ये काम कर रहे हैं, जो एग्जीक्यूशंस हुई अभी लेटेस्ट रियासी की देखें आप पिछले साल रजौरी की भी कितनी घटनाएं हुई, थाना मंडी में हुई, डांगरी में हुई, और पूरी फोर्स, पैरामिलिट्री फोर्स, आर्मी, पुलिस उनके पीछे लगी हुई है, लेकिन अभी तक कामयाबी नहीं मिली है। ये चीज़ दर्शाता है, देखिए आपके मीडियम से ये कहना नहीं चाहिए, हमारी पुलिस फोर्स का, हमारे आर्मी का मोरल बड़ा उच्च है। बहुत बड़े बड़े काम किए हैं उन्होंने J&K में, इनकी सराहना करनी चाहिए हमें, लेकिन इंटेलिजेंस फेलियर है। चाहे तंत्र वो कोई किसी भी आप ऑर्गेनाइजेशन का ले लें, लेकिन ये फेलियर है। उस फेलियर के कारण जो ये उग्रवाद अपनी घटना कर रहे हैं, और घटना करने के बाद ये फिर आम लोगों में मिल जाते हैं। ये आम रोज़ का जैसे व्यवसाय कर रहे हैं, कोई बंजारे की शक्ल में होगा, कोई किसी की दुकानदार के पास नौकर होगा, कोई कहीं काम कर रहा है, कोई मजदूरी कर रहा है। ये इस किस्म की जो है, पहले जो मिलिटेंसी शुरू हुई तो डेजिग्नेटेड टेररिस्ट थे, और फोर्सेस को या पुलिस एजेंसीज को भी ये होता था कि ये किस मोहल्ले से किसका लड़का जो है टेररिस्ट, एक लिस्ट हुआ करती थी उनके पास। लेकिन मुझे लगता है आज की दौर में ये पता नहीं लग रहा है, ये टेररिस्ट कॉलेज में पढ़ रहा है, ये टेररिस्ट यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, ये टेररिस्ट कहीं किसी गवर्नमेंट इदारे में काम कर रहा है। ये जो है थोड़ी सी मुश्किलात जो है हमारी फोर्सेस को, या हम पुलिस कहें, इनको आ रही है। तो रमन जी, माना जा सकता है कि जो एजेंसीज हैं उनके हत्थे कुछ नहीं चल रहा? नहीं, देखिए ऐसी बात नहीं है कि कामयाबी मिलेगी। 10-30 साल का टर्माइल रहा यहाँ पे, उसको ध्वस्त कर दिया, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो मैंने आपको कहा ना, जिस मोडस ऑपरेंडी से वो काम कर रहे हैं, वो मैं कह रहा हूँ कि 10 कदम थोड़ा हमारी एजेंसियों से आगे रह के वो काम कर रहे हैं। चेज़ करेंगे, आज नहीं तो कल चेज़ करेंगे, मौत के घाट भी उतारेंगे। जो उनके हार्बरर्स हैं, या जो कॉन्स्पिरेसियाँ रच रहे हैं, जो अबेटर भी होंगे, उनको भी एलिमिनेट करेंगे, उनको भी ठिकाने पहुंचाएंगे। ऐसी बात नहीं है कि सब कुछ ठीक होगा तंत्र, लेकिन ये अब ऐसा माहौल बना रहे हैं कि थोड़ा सा जो इस वक्त आप देखें कि हमारी यूटी में काफ़ी हद तक जो है सिचुएशंस सब कंट्रोल में थी। कश्मीर में टेररिस्ट से अब टूरिज़्म की ओर लोग जा रहे थे। इस जो इंफ्रास्ट्रक्चर इस वक्त डेवलप हुआ है, इस इंफ्रास्ट्रक्चर को धक्का देने के लिए फिर से ये ऐसा माहौल क्रिएट कर रहे हैं
ताकि लोगों में और दहशत फैले, डेवलपमेंट पे चेक हो। और फिर सबसे बड़ी बात जो है, ये ले दे के जो है हिंदुओं को ही टारगेट करते हैं। पिछले 30 साल से ज़्यादा हो गए, हिंदुओं के बहुत बड़े बड़े मैसेकर इन्होंने किए हैं, पॉलिटिकल लीडर्स की किलिंग है, सोशल एक्टिविस्ट की किलिंग की है इन्होंने छोटे बच्चे तक नहीं छोड़े। आप रियासी की घटना देखें, चित्तर देखें, आप स्पॉट पे तो नहीं गए हैं, लेकिन वो विचलित कर देंगे आपको, आपके अंदर से मतलब रोंगटे खड़े हो जाएंगे। छोटे बच्चा, मुझे लगता है 4-5 साल का बच्चा होगा, और आज वो जो टूल किट हिंदुस्तान में, वो इकोसिस्टम, सीरिया में कोई घटना हो तो उस बच्चे की तस्वीर हर एक के डीपी पे होगी, हर एक जो है ये सोशल मीडिया पे उसको अपलोड करेगा, सर्कुलेट करेंगे, शेयर करेंगे। लेकिन आपने देखा वो टूल किट आज बिल्कुल खामोश है। वो पॉलिटिकल लीडर जो सिस्टम के साथ हैं, जिनको फॉरेन से डायरेक्शंस आती हैं, जिनके लॉन्चिंग पैड विदेशों में हैं, आज वो भी बिल्कुल साइलेंट है। वो टुकड़े टुकड़े गैंग, वो भी आज साइलेंट है। वो अवार्ड वापसी गैंग, वो भी साइलेंट है। फिल्म इंडस्ट्री में भी एक बहुत बड़ा ऐसा विमर्श खड़ा करते हैं जब कोई ऐसी घटना होती है, लेकिन आज वो भी साइलेंट है। किसी ने एक भी लफ्ज़ जो है इस घटना के बारे में नहीं बोला, निंदा तक नहीं की है। वो इंटेलेक्चुअल्स, सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स, मैं कहता हूँ कि मीडिया फेटर्निटी में भी हैं ऐसे। आप इवन की एडवोकेट, प्रोफेसर, डॉक्टर, इंटेलेक्चुअल क्लास आज बिल्कुल साइलेंट है। आज उनका विचलित नहीं हो रहा है, कोई ऐसे सेंटीमेंट्स उनके नहीं जाग रहे हैं, उनको आज कोई सहानुभूति नहीं है कि इतनी बड़ी घटना हुई है। उग्रवाद, टेररिस्ट जो है एक्ट है, इतना ये बहुत बड़ा क्राइम है, ये क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी है, लेकिन आज सारा जो सिस्टम, वो तंत्र है, बिल्कुल साइलेंट है। पारुल जी, मैं फिर आपसे कहूँगी, ये कोई फर्स्ट इंसिडेंट नहीं है। अगर डोडा की बात करें, 2005 में एक छोटी बच्ची थी, चावल और, मैंने कल भी बताया, चावल और चीनी खा रही थी, उसको भी गोली मारी थी। 80 साल का बूढ़ा उसको भी गला रेंद के मौत के घाट उतारा था। ये ISIS की वीडियोस जो हम देखते हैं ना, उस टाइम जो सोशल मीडिया एक्टिव भी नहीं था, और ये मोबाइल का दौर नहीं था। अगर वो चित्र आप देखेंगे, किसी के पास होंगे, तो ISIS की सभी दर्दनाक जो है मौत हमारे लोगों की हुई है। बंदी बनाया है, बंदी बना के, मुझे आप भी याद है जगन्नाथ कमलाड़ी कांड हुआ था। जगन्नाथ की फैमिली को पूरा हॉस्टेज करके घर में एंटर हुए, हॉस्टेज किया। पहले उसके बच्चे मारे, उसके सामने स्लॉटर किया उनको, फिर उसकी बीवी को, फिर उसको। ऐसी कई अनेक घटनाएं हैं जिनको जिंदा ही चीरा है। चीर के, अब जिसे हम देसी लैंग्वेज में कलेजा बोले, क्या हार्ट उसका निकाल के उसके मुंह में ठूसा है। यहाँ पे लोकल हमारा एक लड़का था, दिलेर सिंह, डोडा टाउन में, उसको किडनैप किया। किडनैप करने के बाद इतना टॉर्चर किया, उसकी आंखें तक निकाल दी थी। फिर उसको गर्म पानी डाला था, गर्म पानी सर में, पूरे बाल जो है, अब क्या बताऊँ मैं पारुल जी, बहुत सी अनगिनत कहानियाँ हैं इस हमारे J&K की। देखिए, इनका जो, फिर मैं कहूँगा कि इनका जो वो तरीका है कि कश्मीर में जो है परसेंटेज कम थी हिंदुओं की, कुछ तो शुरू में ही काफ़ी समय पहले ही कन्वर्ट हो गए थे। कन्वर्ट होने के बाद वही उग्रवादी बने। उनके दादा परदादा अगर शजरा निकाले, खून निकाले ना, तो वो DNA जो है वो सब हिंदुओं का है। टीकालाल टपलू, दिन दहाड़े उसको गोली मारी थी। प्रेमनाथ भट्ट, उसको गोली मारी थी। सतीश टिक्कू को
सरला भट्ट थी या कौन थी या कुछ एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, जिसको आरे पे चीरा था। वो तो कश्मीर फाइल में भी देखा होगा। तो हमारे डोडा की जो घटनाएं हैं, जो यहाँ पे उग्रवाद जब पनप रहा था उस समय, वो आज जो है दबी हुई है। मैं फिर भी आपको मैं उन लोगों को इस मीडियम से बताना चाहता हूँ कि देखिए, उठिए। ये टेररिस्ट एक्ट जो है, ये कोई आ रहा है और मार के चला जा रहा है, ये बात नहीं, ये प्रोवोकेशन पे नहीं हो रही है। इसके पीछे बहुत बड़ी एक साजिश होती है। किसको प्लांट करना है, किससे ये काम करवाना है, ये एक बहुत बड़ा तंत्र खड़ा था। और यही नहीं, इनको एक पॉलिटिकल सपोर्ट, यहाँ पे जो सरकारें रही J&K में, उनका पूरा बैकअप था इनके साथ। जब उग्रवाद पनप रहा था तो आप कश्मीर में देखें, घरों से लोग बाहर निकलते थे, हम क्या चाहते आज़ादी। डोडा में भी बोलते थे हम क्या चाहते आज़ादी। मस्जिदों से भी ऐलान होते थे हम क्या चाहते आज़ादी। वो ऐसा एक माहौल बना हुआ था कि हर फ्राइडे के दिन या जब भी मर्ज़ी आती थी, जहाँ कहीं भी कोई घटना हो, कुछ और र्यूमर्स चलें तो चल पड़ते थे। कोई चेक नहीं था, कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं था। उसके पीछे जो है, जो इनको पॉलिटिकल बैकअप पड़ा था। शुरू शुरू में जब श्रीनगर में नारेबाजी शुरू हुई, हम क्या चाहते आज़ादी में, दिल में रखो, हाथ में रखो कलेशियनकोप और दिल में रखो अल्लाह का खौफ, ऐसे ऐसे मतलब स्लोगन्स लगते थे। और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, देखिए ये ऑन रिकॉर्ड है, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने अपने वर्कर्स को भी इंसाइट किया था कि आप जो है इसको, इस चीज़ को जो है बढ़ावा दें। यही नहीं, रेडियो कश्मीर, जिसे हम POJK कहते हैं, वहाँ से भी एक प्रोग्राम रिले हुआ था, वो भी ऑन रिकॉर्ड होगा। ये चीज़ें निकलनी चाहिए बाहर, और ऐसे जैसे आदमी जिन्होंने यहाँ पे हुकूमत की है, ये एक्सपोज होने चाहिए। उन्होंने वहाँ से भी कहा था कि कश्मीरियों को आज़ादी की लड़ाई के लिए बाहर निकलना चाहिए, और कश्मीर के हर बच्चे का खून जो है आज़ादी के लिए जाना चाहिए। तो ये एक सिस्टम जो था वो अब थोड़ा सा कोलैप्स हो गया है काफ़ी हद तक। लेकिन जो आपने कहा विचारधारा, विचारधारा मरी नहीं है, विचारधारा जिंदा है। विचारधारा जो अभी सुप्रेस है, ये आज नहीं तो कल और निकलेगी। देखिए, जब भी आप इन्फिल्ट्रेशन करते हैं, बहुत बड़ा मैकेनिज़्म है उस इन्फिल्ट्रेशन रोकने के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी अब क्या लूप होल्स रहते हैं वो मैं नहीं कह सकता हूँ। फिर वो एंटर होते हैं। एंटर होने के बाद देखिए, शेल्टर तो हम ही लोग देते हैं ना, वो इसी सिस्टम के बीच है, इसी सिस्टम के बीच है, जो उन्हें लॉजिस्टिक सपोर्ट, उनकी हार्बरिंग, उनका फूडिंग, ये हर चीज़ उनको प्रोवाइड करते हैं। और हो सके तो उनके बीच में ही वो काम काज अपना करके, जब उन्हें लगे, जब भी उनको कोई डायरेक्शन आए, ये हाईली रेडिकलाइज्ड एलिमेंट है, हाईली रेडिकलाइज्ड एलिमेंट। या पता नहीं लग रहा है, हमारे बीच में कोई होगा, बैठा होगा, किस काम से आया है, मिस्त्री बन के आया है, बंजारा बन के आया है, मैंने कहा कोई भी ऐसा व्यवसाय करने के लिए आया है, किसी ऐसे सिस्टम में घुसा हुआ है, पता नहीं लग रहा है, तो उसे जब वैसी डायरेक्शन मिलेगी तो वो एग्जीक्यूट करेगा। नहीं रमन जी, हमने इस तरह की कई मूवियाँ देखी हैं जिसमें इस तरह की चीज़ें दर्शाई गई होती हैं, जिसमें आम लोगों की तरह वो काम कर रहे होते हैं, यहीं पर शादी भी की होती है, बीवी बच्चे होते हैं, लेकिन जब उन्हें डायरेक्शंस मिलती है तो इस तरह की हरकतें जो हैं वो करते हैं। लेकिन फिर वो सवाल, उग्रवाद जो है, क्या पाकिस्तान हिंदुस्तान की लड़ाई है? क्या वो
हिंदुस्तान के अंदर ही एक विचारधारा की लड़ाई है। क्योंकि जब भी हम देखते हैं तो जो एक टारगेटिंग किलिंग की जाती है, कभी तो कश्मीर के अंदर नाम पूछ के मारा जाता है, पहले नाम पूछा जाता है फिर मारा जाता है, इस तरह की घटनाएं भी सामने आई। जो यात्रा करने के लिए जाते हैं उनको टारगेट किया जाता है। इससे पहले भी इस तरह की घटना जो है वो रियासी में घट चुकी है, और आए दिन जो है वो राजौरी में या कश्मीर, साउथ कश्मीर में जो है वो लगातार इस तरह के मामले देखने को मिलते हैं। तो फिर क्या ये विचारधारा, जिस तरह से आपने कहा एक विचारधारा की लड़ाई भी है, तो विचारधारा अगर की लड़ाई है तो इस विचारधारा को बदला कैसे जाए, कैसे सब एकजुट हो पाए, कैसे ये समाज तरक्की की ओर चल पड़े? देखिए, जिस प्रकार 2014 के बाद सरकारें काम कर रही हैं और जिस प्रकार बहुत बड़ा बदलाव आया, ऐसी बात नहीं है। आप कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर लेके चले, आप रोड्स का ले लें, रेलवे का ले लें, एयरपोर्ट का ले लें, आप वाटरवेज का ले लें, आप मास ट्रांसपोर्टेशन ले लें, एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आया है। और योजनाएं आप देखें, योजनाओं का लाभ, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना है, चाहे जिसे मोदी कार्ड कहते हैं, मुफ्त इलाज 5 लाख तक, आप कोई और स्कीम्स हैं, मल्टीपल स्कीम्स हैं, तो वो लाभ लेने के बाद भी अगर आपकी विचारधारा वही है, तो मैं कहता हूँ कि ऐसी विचारधारा को के लोगों को जो है स्टरलाइजेशन करनी चाहिए। अगर ऐसे ही समझ में नहीं आ रही है तो उनको स्टरलाइज करो, जो उनकी पैदा होने वाली नस्ल है वो भी बंद हो जाए, फिर जाके ये विचारधारा ख़त्म होगी। देखिए, मैं आप पूरी कम्युनिटी पे एलिगेशन नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन जो नॉमेड्स है, नॉमेड्स 6 महीने पहाड़ों पर रहेंगे और 6 महीने आप वो प्लेन में चले जाएंगे, उनके लिए इतनी स्कीम्स जो है लॉन्च कर रही है गवर्नमेंट, इतनी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रही है, और ये नहीं, उनको स्टेटस प्रोवाइड किया हाल ही में। हाँ, हाल ही में दिया, बहुत बड़ा स्टेटस दिया, एससी स्टेटस जो है। फिर उसके बावजूद भी वो एज इट इज़ दिखे, और फिर ये ऐसी जैसी एक्टिविटीज़ को जो है सपोर्ट करे, तो मैं कहता हूँ कि उनके ऊपर कंप्लीट बैन होना चाहिए चलने पे। वो जहाँ पे है उनको वहीं पे रोको। बहुत बड़ा मेजर फैक्टर है वो जो ट्रांसपोर्टेशन का, वेपन का, लाइट वेपन, ये मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो है इनके थ्रू बहुत आ रहा है। ये मुझे लगता है इनपुट्स जो है पेपर्स में भी आए, बाकी आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी बहुत बारे ऐसे जो है इनपुट्स जो शेयर किए, गवर्नमेंट ने शेयर किए हैं। तो मेरा इस मीडियम से है कि इनके ऊपर कंप्लीट बैन, इतनी फैसिलिटी देने के बावजूद फिर वो बॉर्डर एरिया में ज़्यादातर रहते हैं, और बॉर्डर एरिया में आप देखें, आप तो ग्राउंड उस पर अगर हम देखें, ग्राउंड पे ऑन ग्राउंड तो 3 टायर सिस्टम बड़ा काम कर रहा है, लेकिन ड्रोन का जो है बिल्कुल हाईटेक जो है, आप इसको बड़ा, हाँ, एडवांस जो टेक्नोलॉजी है उसका यूज़ करके फिर ड्रग्स आ रही है, नार्को टेररिज्म, कोई यूथ जो है यहाँ का, उसको स्पाइल कर दो। यूथ स्पाइल होगा तो नेचुरली ऑटोमेटिकली देश जो है वो डैश हो जाएगा। फिर वेपन जो है लाइट आ रहा है, तो उससे जो है टारगेट किलिंग कर रहे हैं, फिर इन्फिल्ट्रेट हो रहे हैं। हाल ही में उधमपुर पुलिस ने जो है स्केच जारी किए, रिवार्ड भी रखा है उनके ऊपर। उनने डूडू बसंतगढ़ में इंसिडेंट भी किया, पूरी फोर्सेस चढ़ी, लेकिन अभी तक कोई कामयाबी नहीं मिली है। इस चीज़ को देखना एजेंसीज या जो सिस्टम है उसको देखना पड़ेगा। थोड़ा थोड़ा अपना जो काम करने का तरीका, हम क्या बता सकेंगे, हम बड़े बड़े वहाँ पे हाई लेवल के जो
ऑफिसर्स होते हैं वो रणनीति बनाते हैं, लेकिन मैं इस मीडियम से ये कहूँ कि जो हम लोग हैं, हम लोगों को जो है कोऑपरेट करना चाहिए। कोई भी ऐसी एक्टिविटी दिखे, किसी पे भी ज़रा शक हो, तो इमीडिएटली आप आपका नियरेस्ट, चाहे वीडीजी कोई गांव है जहाँ पे वीडीजी है, उसको इन्फॉर्म करें। आप कोई पुलिस पोस्ट है उसको इन्फॉर्म करें, आर्मी पोस्ट है उसको इन्फॉर्म करें, बाकी पैरामिलिट्री फोर्सेस है उनको इन्फॉर्म करें। जहाँ भी जिसके नंबर आपके पास है, इमीडिएटली जो है इंफॉर्मेशन शेयर करें। देखिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सिटीजन्स के ऊपर भी है कि ऐसी घटनाएं ना रुकें। इसमें सिटीजन्स का भी बहुत बड़ा रोल होता है, वो इंफॉर्मेशन शेयर करें। किसी पे शक होता है, अगर शक हो रहा है ऐसे इग्नोर मत करिए। फिर बाद में ये ना बोलें कि मैंने वो बंदा देखा था, अच्छा उसने घटना की, मैंने उस वक्त बताया होता। इससे पहले शक हो, उस आदमी को जो है पकड़ा हो। हाँ, देखिए ये बात इन्होंने बिल्कुल सही कही है। जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जितनी जिम्मेवारी एक आर्मी ऑफिसर की है, एक पुलिसकर्मी की है, उतनी ही एक आम नागरिक की भी है। जो इस देश के नागरिक हैं उनकी भी उतनी जिम्मेवारी है कि हम, अगर हमें किसी पे शक हो रहा है तो हम ये चीज़ें जो है वो इन्फॉर्म करें, अपने पुलिस पोस्ट को करें, वीडीजी जो मेंबर है उसे चाहे उसे भी आप जो है इन्फॉर्म कर सकते हैं, आर्मी पोस्ट को इन्फॉर्म कर सकते हैं अगर आपको शक होता है, क्योंकि आपकी भी जिम्मेवारी जो है वो देश के प्रति है। रमन जी, आप इसे किस तरह से देखते हैं? जैसे कि 2000 के समय में जब चल रहा था तो तब हम देखते थे कि जगह जगह पर जो है वो चेक पोस्ट होते थे। चेक पोस्ट से हमें अपने आधार कार्ड दिखा के जाना पड़ता था, या अपनी कोई एक आइडेंटिटी हमारी जो होती थी वो हम कार्ड्स जब थे वो दिखाया करते थे, तो हम वहाँ से पास ऑन करते थे। वहाँ पे आर्मी के नाकाज़ होते थे, सीआरपीएफ के जो है वो नाकाज़ होते थे। तो उसके बाद जब हम देख रहे थे लगातार भाजपा की सरकार आई, बदलाव आया, बदलाव के बाद आस्ता आस्ता यहाँ की स्थिति जो है वो संभली। उसके बाद फिर से कांग्रेस की भी सरकार आई, 2014 में फिर से भाजपा की सरकार आई। अभी तक बिल्कुल सही चल रहा था, लेकिन जैसे ही इंसिडेंट जो ध्रुव बसंतगढ़ के अंदर हुआ, उसके बाद फिर से नाकाज बढ़ चुके हैं। राजौरी के अंदर लगातार इंसिडेंट बढ़ रहे हैं। कश्मीर, साउथ कश्मीर के अंदर तो पहले से ही जो है वो छोटी मोटी किलिंग्स जो है वो हमें देखने को मिल रही थी। अब इस तरह का भी हादसा जो है वो रियासी में फिर से हुआ है, तो फिर से नाकाज को टाइट किया गया है। कैसे देख रहे हैं कि क्या हम जम्मू कश्मीर के लोग आगे बढ़ रहे हैं या फिर से वापसी की तरफ है? देखिए वापसी की तरफ नहीं है, ये आगे ही बढ़ रहे हैं। आप दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके चलें जी लेकिन अब जो ये रिसेंटली घटनाएं हो रही हैं, जी टेररिस्ट एक्टिविटी, मैंने कहा ना ये हाइब्रिड टेररिज्म है। इनका जो मोडस ऑपरेंडी है ये थोड़ा अलग किस्म का है। आज नहीं तो कल ये सिस्टम भी जो है ध्वस्त हो जाएगा, कोलैप्स करेंगे सिस्टम को। लेकिन अभी कठिनाई आ रही है, कठिनाई आ रही है, थोड़ा सा पता नहीं लग रहा है। नाकाओं की बात कर रहे हैं आप, तो नाके आज भी हैं, आज भी वही पूछताछ है। ऐसी बात नहीं है कोई किसी कारण कोई ढिलाई बरत रही है। 24 घंटे जो भी फोर्सेस हैं वो अलर्ट मोड पे हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेस ले लें आप पुलिस ले लें, आप आर्मी ले लें, ये बिल्कुल अलर्ट मोड पे है। लेकिन थोड़ी सी हमारे लोगों की भी एक बहुत बड़ी नेग्लिजेंस है कि यहाँ पे कुछ ऐसे कह रहे हैं कि कुछ टेररिस्ट जो है एंटर हुए हैं डिस्ट्रिक्ट डोडा में, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन जो है वो 4-4, 5-5 घंटे के बाद पुलिस या आर्मी को प्रोवाइड किए। अगर तुरंत वो इन्फॉर्मेशन जहाँ पे उन लोगों ने देखे या जिसके घर में नॉक किया या जहाँ पे खाना खाया, वो तुरंत अपने नियरेस्ट जो भी है एजेंसीज़ जिसके साथ आपके कांटेक्ट हैं उनको इन्फॉर्म इमीडिएटली किया होता, तो शायद अभी तक, मैं कह रहा हूँ कि सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी पब्लिक की भी है। पब्लिक भी इसमें उतनी भागीदारी है। और क्यों ना हो, अगर हम इस देश के शहरी हैं, अगर हम चाहते हैं कि हमारा देश एक सुरक्षित देश हो, ऐसी घटनाएं ना हो, दरार फिर से ना पैदा हो, तो ये सब ये ऑनस जो मैं कह रहा हूँ कि सब पे फिक्स होता है। और सबसे बड़ा
रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, जो तंत्र है, जो काम कर रहा है, उसको थोड़ा और एक्सेलेरेट करने की ज़रूरत है। एक्सेलेरेट होगा तो मे बी ये सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। तो रमन जी, जिस तरह से जम्मू कश्मीर के अगर हम बाहर चले जाएं, हाल ही में जिस तरह से कंगना रनावत, जिसे क्वीन भी कहा जाता है, बॉलीवुड क्वीन कहा जाता है, हाल ही में जो है वो एमपी के इलेक्शन जीती है, भाजपा से जो है टिकट मिला, इलेक्शन जीती। और एक जो सीआईएसएफ की जवान थी, उसने उसे स्लैप किया चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे। और उसके बाद कंगना रनावत ने एक बयान भी दिया जिसमें उन्होंने ये कहा, पंजाब के अंदर उग्रवाद जो है वो बढ़ रहा है, इस तरह का एक स्टेटमेंट उन्होंने दिया है। तो क्या लगता है, सच में जो है पंजाब में भी उग्रवाद बढ़ रहा है, क्या फिर से वही विचारधारा की बातें आ जाती हैं? देखिए, वहाँ पे भी अभी वही विचारधारा, कई कई क्षेत्रों में आपने देखा होगा कि वही विचारधारा उभर रही है। आपने इलेक्शन अभी देखे पंजाब में जो हुए, कैसे उस विचारधारा का आदमी उन्हें इलेक्ट किया, जो खालिस्तान की डिमांड करता था, जो भिंडरावाला के ट्रैक पे चलने की कोशिश कर रहा है, और जो अपने आप को भिंडरावाला का जो है दूसरा रूप मानता है। और आपने देखा उस कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों ने ऐसे जैसे आदमी को जो जो जेल में बंद है, जो एंटी टेररिस्ट एक्टिविटी, अनलॉफुल एक्टिविटी में वो अरेस्ट है और आसाम जेल में बंद है, और उसको इलेक्ट करना, ये एक माना एक अगर पहलू हम देखें कि ठीक है, ये लोग जो है स्ट्रीमलाइन, मेन स्ट्रीमलाइन में आ रहे हैं, लेकिन एक दूसरा अगर पहलू आप देखें कि कैसे इस प्रकार इस विचारधारा के लोगों को जो है इलेक्ट कर रहे हैं, जहाँ पे जो मेन स्ट्रीम के पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, चाहे आम आदमी पार्टी थी, कांग्रेस पार्टी थी, भारतीय जनता पार्टी थी, और अन्य कई क्षेत्रीय दल या राष्ट्रीय दल जो है वो कंटेस्ट कर रहे थे, लेकिन उन्हें सबको नकार के फिर उसको अमृतपाल को उन्होंने वहाँ से एमपी इलेक्ट किया। अब कंगना रनावत की आप बात करते हैं, देखिए उसको चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे थप्पड़ मारा। आप देखें उस औरत के आग में आग, उस औरत के मन में वो आग देखें। सीआईएसएफ में नौकरी कर रही है जी, लेकिन किसान आंदोलन की बात जो है उस टाइम भी जो भिंडरावाला की सोच के आदमी, खालिस्तान की सोच के आदमी, कैसे फॉरेन से उसको फंडिंग हुई थी, कैसे वो आंदोलन जो है एक सक्सेसफुल आंदोलन बना दिया था। कि जब तक आपको फंडिंग ना हो ना, ये आंदोलन ऐसे सक्सेसफुल नहीं होते हैं। उसे वो तब का याद, उसने उसको थप्पड़ मारा। पलट के कंगना रनावत भी थप्पड़ मार सकती थी, लेकिन उसने कहा कि अगर मैं मुड़ के थप्पड़ मारती तो ये हमारे देश की जो आर्मी पे, उस आर्मी या जो पैरामिलिट्री फोर्स, ये उन पे थप्पड़ होता है। इसलिए मैंने जो थप्पड़, पलट के कोई जवाब नहीं दिया, पलट के कोई वार नहीं किया। लेकिन आप देखें, इसी विचारधारा की सरकार जो अभी डीएमके तमिलनाडु में, जो पेरियार उनका था, उसी ट्रैक पे जो वो काम कर रही, जैसे कश्मीर के अलगावदी काम कर रहे थे, वैसे ही तमिलनाडु में भी जो पेरियार था, ये डीएमके जो है ना, ये उसी एजेंडा पे काम कर रही है। आपने इलेक्शन से पहले देखा था कैसे उन्होंने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए थे, इरेडिकेट हिंदूज, इरेडिकेट सनातन धर्म। क्या कैसे उन्होंने कहा था, स्टैलियन ने कहा था कि हिंदू जो है डेंगू, मच्छर, मलेरिया है, इसको इरेडिकेट करना है। जरूरत तो देखिए ना। और आज उस कंगना रावत को थप्पड़ मारने वाली औरत जो सीआईएसएफ में थी, उसको वहाँ की सरकार ने, स्टैलियन ने अंगूठी और पेरियर की एक बुक भेजी है, और अपना एक जो भी उनका कोई होगा उसको स्पेशली वहाँ पे भेजा है, और एक रिंग बना के दी है उसको, सोने की गिफ्ट की है।
नहीं रमन जी, सवाल तो यहाँ पर वही जी देखिए, सवाल तो यहाँ पर ये आ रहा है ना कि एक सीआईएसएफ की जो जवान है, जो एक पैरामिलिट्री फोर्स की जवान है, सबसे पहले उन्हें जो है डिसिप्लिन सिखाया जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि उनके जब वो उनकी वो ड्यूटी कर रहे हैं, उनकी ड्यूटी सबसे पहले है और बाकी जितने भी उनके निजी मामले हैं वो बाद में। तो कुछ बातें तो बाहर से मुझे ऐसे भी सुनने को मिली कि अगर उसके हाथ में गन होती या कोई हथियार होता तो क्या वो उससे भी मार देती। तो क्या अगर अगर इस तरह की बातें, सवाल पूरा है ये रमन जी, कि अगर इस तरह की बातें जो हैं एक पैरामिलिट्री फोर्स या सीआईएसएफ की जो जवान है उस तक, उसके दिमाग तक भी इस तरह का ब्रेन वॉश किया जा रहा है या इस तक जो है वो बिल्कुल विचारधारा उसकी भी बन चुकी है, तो क्या किस ओर जो है वो देश जा रहा है, किस ओर जो है पंजाब जा रहा है, या किस ओर ये विचारधारा जा रही है? या हम देख सकते हैं क्या कोई सेफ है कि एक जो सीआईएसएफ की जवान है वही जो है वो इस तरह की हरकत जो है वो एयरपोर्ट पे कर रही है? देखिए, अब ये तो एक फोर्स, तो एक डिसिप्लिन फोर्स होती है। बिल्कुल। उसे सबसे पहले ये सिखाया जाता कि आपका धर्म से भी ऊंचा आपका देश है। देश के लिए कैसे काम करना है, देश की सरहदें जो कैसे हमने इनको प्रोटेक्ट करना है, इंटरनल या एक्सटर्नल सिक्योरिटी जो है वो कैसे हमने देखनी है। लेकिन अब किसी के मन के अंदर कुछ हो, वो चीज़ें पता नहीं चलेंगी ना। वो तो उसी टाइम वो फूट के बाहर आएंगी जब ऐसा इंसिडेंट हो। तो मे भी अगर उसके हाथ में कोई वेपन होता, थोड़ा सा दिमाग और सन का होता, तो इंदिरा गांधी की तरह वो अपना हथियार यूज़ कर देती। इंदिरा गांधी को तो अपने बॉडीगार्ड ने मारा। ऐसी कोई पहली घटना नहीं है। बहुत से ऐसे विदेशों के जो प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर या और कोई हाँ, उनको अपने ही बॉडीगार्ड ने जो है मारा, या जो सिक्योरिटी में जो लोग थे उन्होंने वहाँ पे फायर किया है। रिसेंटली जापान का देखें आप, जो वहाँ का प्राइम मिनिस्टर एक्स पीएम, उसको भी सिक्योरिटी फोर्स में जो आदमी था उसने ही गोली मारी थी। तो अब इसके बारे में तो कह नहीं सकता हूँ कि एक फौजी है उसका कैसा निर्माण करते हैं, लेकिन उसके भीतर क्या चल रहा है उसके बारे में उसी को पता है। हाँ, तो उस पर तो एक्शन हुआ है, कानूनी कार्रवाई हुई है, जो भी लॉ है, लॉ ऑफ द लैंड है, वो काम करेगा बिल्कुल। लेकिन आपके कहने का मतलब ये है कि विचारधारा जो है अभी भी जिंदा है। बिल्कुल। मैं यही लेके चला। आपने इंजीनियर रशीद को देखो जी, 12 किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, किसी ने नहीं, लेकिन वो विचारधारा फिर से जिंदा हुई है। जो इंजीनियर रशीद अनलॉफुल एक्टिविटी एक्ट में, टेरर फंडिंग में जेल की सलाखों के अंदर है, और किस स्लोगन पे वो बाहर निकला? जेल का बदला वोट से, जेल का बदला वोट से। और इंजीनियर रशीद एक सीएम जो रह चुका है, जिसका बाप दादा सीएम रहा है इस स्टेट का, उसको वाश करके जो है इंजीनियर रशीद को एमपी बना दिया। बहुत बहुत धन्यवाद रमन जी अपना समय देने के लिए। पारुल जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ रमन जी थे, जिस तरह से मैंने आपको बताया, जिस तरह से मैंने पहले ही कहा था, जो विचारधारा की लड़ाई है या फिर जो उग्रवाद है, क्या ये इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई है? चाहे वो इकोनॉमी बेसिस पे देखी जाए, चाहे वो आप क्रिकेट के बेसिस पे देखें, स्पोर्ट के बेसिस पे देखें, या दूसरी इंडस्ट्री के बेसिस पे देखें, या उस चीज़ की लड़ाई है, या फिर उग्रवाद की जो लड़ाई, जो एक विचारधारा की लड़ाई है। आखिरकार ये किस चीज़ की लड़ाई है? क्या इसमें फिर से विचारधारा सामने आ जाती है? क्या ये विचारधारा के बेसिस पर जो है ये एक लड़ाई चल रही है उग्रवाद की? आपकी राय इस पर क्या है? आप इसे किस नज़रिए से देखते हैं, वो भी हमारे साथ ज़रूर साझा कीजिए। और क्या अगर ये विचारधारा की लड़ाई है तो इस विचारधारा को बदला कैसे जाए? अपनी राय ज़रूर रखें।